हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट्स, इसके इजी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास 11 ESP नाम से है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं आज के अपने चैप्टर की तरफ, जो कि है लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब क्या होता है? आपने गांव में पंचायत वगैरह के बारे में सुना होगा, ठीक है, जहां पर सारे गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होकर बैठते हैं और किसी बात पर डिसीजन लेते हैं। तो ये पहले अनऑफिशियल होता था, लेकिन एक टाइम आया जब ये पंचायत वगैरह को ऑफिशियली एक बॉडी बना दिया गया कि हाँ भाई, एक लोकल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिनके पास कुछ पावर होगी, और ये एक लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो देखो, लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट का मतलब तो आपको पता है, जो लोग आप पे रूल कर रहे हैं, लेकिन लोकल का मतलब होता है आपके एरिया के लेवल पे, आपके लोकल लेवल पे। तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है और लोगों की डेली प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, हेल्प करती है। सो इट इज द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। लाइक जो आपने देखा होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि आपके निगम पार्षद जो आप चुनते हो, या आपके जो पंचायत होती हैं, ठीक है, ये आपके सबसे ज़्यादा क्लोज जुड़े होते हैं। अब छोटे छोटे मुद्दे के लिए, अब आपकी नाली टूट गई है, नाली बनवाने का काम है, तो मोदी जी थोड़ी आएंगे वो काम करने, वो आपका निगम पार्षद करेगा। या गांव का कोई मुद्दा है तो मोदी जी थोड़ी सुनने आएंगे, उसको वो पंचायत का मुखिया सुनेगा। सो ये लोकल लोगों के आइडियाज़ को लेकर अच्छा डिसीजन लिया जाए, इसके लिए लोकल गवर्नमेंट होती है। प्रॉब्लम इससे जल्दी सॉल्व होती है और पैसा भी कम लगता है गवर्नमेंट का, और अच्छा काम भी होता है। होता क्या है लोकल गवर्नमेंट में? देखो, यहाँ से आम लोग जो है ना, बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं सभी के साथ में। और अगर मैं आपको बताऊं वाई लोकल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। पीपल कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड आइडियाज बैठ के। टाइम और मनी की बचत होती है, ठीक है। बेटर फॉर लोकल नीड्स। अगर आपको अपने लोकल लेवल पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में इस चीज़ की ग्रोथ कैसे हुई है, कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो एंशियंट टाइम में अगर हम जाएं बहुत पीछे, तो विलेजेस हुआ करते थे, गांव होते थे, और गांव में एक सभा होती थी। सभा का मतलब होता है मीटिंग, विलेज की मीटिंग। बाद में ये धीरे धीरे सभा बदलकर पंचायत बन गई, जहां पर 5 मेंबर होते थे पंचायत, ठीक है, 5 सरपंच होते थे, ठीक है, और वो क्या करते थे? मिलकर डिसीजन लेते थे किसी भी मुद्दे पर। फिर जब ब्रिटिश रूल आया, 1882 का टाइम था, लॉर्ड रिपन, ठीक है, जो लॉर्ड रिपन थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को स्टार्ट किया लोकल लेवल पे, जिसको लोकल बोर्ड कहा गया। फिर 1919 और 1935 में गवर्नमेंट एक्ट आया जब, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन्होंने कुछ कानून बनाए, जहां इन्होंने विलेज पंचायत बनाई, यानी कि विलेज लेवल पर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको विलेज लेवल पे ही सॉल्व कर दो, उसके लिए उन्होंने पंचायत बनाई। फिर है महात्मा गांधी का क्या आइडिया था इस टाइम पे? तो गांधी जी चाहते थे कि विलेजेस के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, और वो ये भी बिलीव करते थे कि लोकल पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। जो आम लोग हैं गांव के, उनको डेवलपमेंट वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेस है, उसमें उनको शामिल करो। तो वो पंचायत से ही हो सकता था। सो ही थॉट विलेज पंचायत कुड हेल्प पीपल ग्रो। वो मानते थे कि विलेज पंचायत को अगर अच्छे से पावर दोगे तो लोगों की वो ग्रोथ कर पाएंगे। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सो डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर अमेंडमेंट। पहले क्या हुआ है कि कुछ कानून आए, लाइक द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ 1952। इसका मेन एम था लोकल डेवलपमेंट करना, और ऐसे में इन्होंने बताया कि एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा, यानी कि 3 लेवल होंगे उसके। और उसके बाद क्या है, ये रूरल एरियाज के लिए ज़्यादा फोकस्ड होगा। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन्होंने अपनी लोकल बॉडीज़ को मतलब इलेक्ट भी कर लिया 1960s में। ये ऐसे स्टेट थे जो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट को अपना चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आई, लाइक लोकल बॉडीज़ के पास पावर कम थी, और वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहते थे हमेशा पैसे के लिए। इनके पास खुद से तो पैसा आएगा नहीं। सो बहुत सारे स्टेट ऐसे भी थे जहाँ पे इलेक्टेड बॉडीज़ नहीं थी, ठीक है, जहाँ इलेक्शन सही से नहीं हो पा रहे थे, और लोकल बॉडीज़ बहुत बार डिसॉल्व हो जाती थी, और कई बार क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफिसर उस पर कंट्रोल कर लेते थे, इलेक्शन कभी पोस्टपोन हो जाते थे। मीन्स सही ढंग से चल नहीं रहा था जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, और एक चेंज की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा कि यार लोकल गवर्नमेंट का कुछ अच्छा सा रूल होना चाहिए। फिर 1987 में क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट का रिव्यू किया गया, और 1989 में
पीके थोंगन कमेटी थी एक, ठीक है, थोंगन कमेटी भी जिसको कहा जाता है। ये कमेटी बनाई गई कि आप भाई देखो दिक्कत क्या है और क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बोला देखो लोकल गवर्नमेंट जो है ना उसके बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो पहले तो अच्छे से, रेगुलरली इलेक्शन करवाओ 5-5 साल में, और उसके जो भी उसकी फंक्शनिंग है, जो उसके फंड है वो प्रॉपर दो, तभी ये काम करेगा लोकल लेवल पे। तो ऐसे में क्या हुआ, 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट हुए, 73rd और 74th अमेंडमेंट। और हुआ क्या, ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास हुए 1992 में, और 1993 में इनको लागू कर दिया गया, जो भी इसमें बदलाव किए गए थे। क्या बदलाव थे, 73rd अमेंडमेंट में बोला गया कि जो रूरल गवर्नमेंट होगी लोकल लेवल पे वो पंचायती राज सिस्टम कहलाएगा। और 74th अमेंडमेंट में कहा गया जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं वहां के लिए जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी उसको नगर पालिका या म्यूनिसिपालिटी कहा जाएगा। तो ये 2 चेंजेस आए। सबसे पहले मैं आपको 73rd अमेंडमेंट के बारे में बताता हूं, जिसको पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है आपको, पंचायती राज मींस पंचायत का राज होगा। अब इसमें होता क्या है, 3 टियर स्ट्रक्चर होता है इसका। 3 टियर का मतलब होता है 3 लेवल पे इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे सबसे पहले तो इसका जो 3 टियर का स्ट्रक्चर है उसमें है क्या, एक तो ग्राम पंचायत है जिसको विलेज लेवल पे कहा जाता है। इसमें क्या है, कवर 1 और मोर विलेजेस, एक या एक से ज़्यादा गांवों को जोड़कर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। फिर है मंडल या तालुका पंचायत, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, यानी कि ये मिडिल लेवल है, नॉट नीडेड इन स्मॉलर स्टेट्स, यानी कि ये बड़े बड़े स्टेट्स में होती है। फिर है जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाता है। तो मैं आपको इस पिरामिड से समझाता हूँ। देखो होता क्या है, सबसे बॉटम जो टियर होता है वो विलेज लेवल का होता है, एकदम ग्रामीण, एकदम गांव का, जिसको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कहा जाएगा। फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट टियर जो बीच वाला है, जिसको ब्लॉक लेवल कहा जाता है, इसमें पंचायत समिति होती है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे टॉप मोस्ट टियर है, ये जिला परिषद होती है। ठीक है, तो ये पंचायती राज सिस्टम है, 3 टियर इसका स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझा दिया है। ग्राम सभा का मतलब क्या है ये समझ लो। इसका मतलब होता है एक ऐसी सभा जिसमें सारे एडल्ट जो 18+ हैं, जिन जो वोटर हैं वो इसके मेंबर होंगे, और जितने भी लोकल इश्यूज होंगे, जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, वो सब में वो लोग पार्ट लेंगे डिस्कशन में। ठीक है, वो ग्राम सभा कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कैसे होंगे। देखो इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं पंचायती राज के, और अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो जो इलेक्शंस हैं वो विदिन 6 मंथ्स करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से करवाने पड़ेंगे। और बिफोर दिस इलेक्शंस वर ऑफन डिलेड और नॉट हेल्ड डायरेक्टली। इससे पहले क्या होता था, जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो इलेक्शन डिले हो जाते थे, होते ही नहीं थे। तो अब क्या है, प्रॉपर है भाई, यहाँ 5 साल में इलेक्शन होने ही है। रिजर्वेशन की बात करें तो जो 1/3 सीट होंगी वो रिजर्व होती हैं विमेन के लिए, और इसमें इंक्लूडिंग 4 चेयरपर्सन्स लाइक सरपंच की सीट भी। ठीक है, और इसके अंदर SC ST OBC इनके सभी के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं, रिजर्वेशन होता है, याद रखना। फिर इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ पावर्स, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे ये काम करते हैं। 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें इनके हाथ में, लाइक एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है। वो एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की 11th शेड्यूल लिस्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। जो स्टेट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो लोकल बॉडीज़ है लाइक पंचायत, उनको कितने मामले देने हैं, कितने सब्जेक्ट्स देने हैं जिस पे वो काम करें। तो ठीक है, मेनली क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है, लोकल डेवलपमेंट और वेलफेयर के होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन, सैनिटेशन वगैरह, ये सारी चीज़, साफ सफाई, हाइजीन, ये सब काम होता है इनका। और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या आता है इसमें। एग्रीकल्चर है, लैंड इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, कुछ सॉइल कंजर्वेशन है, माइनर इरिगेशन वर्क है, वाटर मैनेजमेंट है, वाटर शेड डेवलपमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री और फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सब, खादी, कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल, फॉडर, रोड, कलवर्ट, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इसके अलावा एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन। आप देख सकते हो जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं ये सब आते हैं इनके अंडर में, जिनके ऊपर ये काम कर सकते हैं। अब ये स्टेट डिसाइड करेगा कि इनमें से कितने जो सब्जेक्ट्स हैं वो देने हैं पंचायत को। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट में ही कहा गया कि एक, जैसे कि एक आपको पता है अपना इलेक्शन कमिश्नर होता है मेन, लेकिन एक स्टेट का भी होगा। ये इलेक्शन जब होंगे तो उस टाइम पे ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, और दिस पोस्ट इज़ नाउ इंडिपेंडेंट। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है वो कमिश्नर, एंड द कमिश्नर इज़ लाइक द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जैसे इलेक्शन कमिश्नर होता है ना इंडिया का चीफ एकदम मेन वाला, वैसा ही जो स्टेट लेवल पे भी होता है जो
वो इलेक्शंस को देखता है लोकल वाले। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है, जो कि चेक करता है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट है, वो फाइनेंशियली क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, कितना पैसा दिया जाना चाहिए स्टेट को और लोकल गवर्नमेंट के बीच में कितना मिलना चाहिए, ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो फंड का। सिंपल सा मतलब यही है इसका कि पैसा सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या कमी है। फिर है व्हाट इज़ एन अर्बन एरिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंगली अर्बन एरिया आप किसे कहते हो, तो एक एरिया अर्बन तभी कहलाता है जब वहाँ पे कम से कम 5,000 लोग रहते हों, वहाँ पे 75% लोग जो हैं नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, यानी कि खेती को छोड़कर बाकी कोई भी काम कर रहे हैं 75% लोग, तो वो एरिया शहर कहलाएगा, अर्बन एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, हर स्क्वायर किलोमीटर पर 400 लोग रहते हों, तो ये अगर 3 चीज़ें हैं तो आप मान लो वो अर्बन एरिया है। और 2011 की जनगणना सेंसस के अकॉर्डिंग 31% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो शहरों में रहता है, अर्बन एरियाज़ में रहता है। अब हम अर्बन की बात करेंगे क्योंकि रूरल का हो गया जो आपका पंचायती राज सिस्टम था। अब 74th अमेंडमेंट जब हुआ तो भाई जैसे गांव के लेवल पे लोकल एकदम कनेक्शन बनाने के लिए पंचायत बनाया गया, वैसे ही शहरों में भी तो ज़रूरत होती है ना, जो गलियां हैं, नालियां हैं, साफ़ सफाई है, बहुत सी बातें हैं, तो उसके लिए भी कुछ चाहिए। तो ऐसे में अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई गई, नगर पालिका, ठीक है, 74th अमेंडमेंट करके। इसमें क्या था कि भाई इसमें इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, ठीक है, इसमें भी रिजर्वेशन होती है SC ST OBC के लिए, इसमें भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इलेक्शन करवाता है, इसमें भी स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है, फंड मैनेज करती है, जो जो था पीछे सब डिट्टो एकदम सेम कॉपी पेस्ट। और इसमें भी क्या होता है, जो जितने भी काम होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो स्टेट देता है अर्बन बॉडीज़ को, यानी कि नगर पालिका को, कि क्या क्या काम उसको करना है। और द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। जैसे वो 11th वाली लिस्ट जो थी वो किसकी थी, वो उनकी थी रूरल वालों की, और जो 12th वाली लिस्ट है उसके अंदर जितने भी नाम लिखे हैं सब्जेक्ट्स के, जो जो चीज़ें हैं वो इनके लिए हैं अर्बन लेवल पे। इसके अलावा 73rd और 74th अमेंडमेंट को कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ऑल स्टेट्स हैव पास लॉज टू इम्प्लीमेंट दीज अमेंडमेंट। सभी स्टेट में वो कानून बनाए गए कि हाँ ये जो अमेंडमेंट हुए हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। 1994 से 2004 तक ज़्यादातर जो स्टेट्स थे वो लगभग 2 राउंड इलेक्शन के करवा चुके थे, और कुछ स्टेट तो ऐसे थे MP और राजस्थान जैसे जिन्होंने 3-3 राउंड के इलेक्शन करवा दिए थे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के। तो ये एक फैक्ट है। और आज इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं 600 से प्लस ज़िला पंचायत हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 6,000 से ज़्यादा ब्लॉक एंड मंडल पंचायत हैं ब्लॉक लेवल पर, और 2,40,000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं विलेज लेवल पे, और 100 प्लस सिटी कॉरपोरेशंस हैं, 1400 प्लस टाउन म्यूनसिपालिटीज़ हैं, 2000 प्लस नगर पंचायत हैं इन अर्बन एरियाज़। तो आप मान के चलो कि आज इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को इतने अच्छे से इसका जो पूरा ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है पूरा का पूरा फैक्ट, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं आज लोकल बॉडीज़ के सामने वो भी आपको जानना जरूरी है। सब कुछ अच्छा तो नहीं होता, इनके पास देखो पावर कम होती है क्योंकि लोकल बॉडीज़ को स्टेट पूरी पावर नहीं देते, और जो डिसीजन होते हैं वेलफेयर रिसोर्स एलोकेशन पर वो आज भी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसको उसके अकॉर्डिंग सब होता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस किसी और पे है भाई, लोकल बॉडीज़ पे अपना खुद का फंड इतना नहीं होता, वो जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है उसी पे रिलाई करता है। और रूरल लोकल बॉडीज़ तो ओनली 0.24% ही टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है, बट अकाउंट फॉर 4% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीडिंग टू डिपेंडेंसी। यानी कि वही है कि भाई खर्चा ज़्यादा है, जनरेट कम हो रहा है, फिर उसके बाद डिपेंड रहना पड़ता है स्टेट्स के ऊपर। फिर है सोशल चैलेंजेस भी हैं। अर्लियर पावरफुल ग्रुप्स रेजिस्ट शेयरिंग पावर विद वीकर सेक्शन। होता क्या था शुरू में सोसाइटी में जो बहुत पावरफुल लोग हैं वो सरपंच बनते थे, तो ये भी एक चैलेंज ही है, ठीक है। आज भी वो डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है पंचायत लेवल पे जो होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, टेंशन है। तो ये था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, मेन है 73rd और 74th अमेंडमेंट, वो आप लिख लोगे, ठीक है। मोस्टली इनके सारे प्रोविज़न मिलते जुलते ही हैं। और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।